सबसे पहले अगर मैं अकाउंटिंग रेशियोज की बात करता हूं तो इसको 4 पार्ट्स में हमने बांटा था, जिसमें सबसे पहला होता है मेरा लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड होता है मेरा सोल्वेंसी रेशियो, थर्ड होता है मेरा एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, लास्ट में हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, अगर हम सम अप करते हैं तो टोटल हमें जो याद करने हैं वो है 18 रेशियो। लिक्विडिटी में 2 रेशियोज हैं, सोल्वेंसी में 5 रेशियोज हैं, ठीक है, टर्नओवर में बताओ आपने पढ़ा है 6 रेशियोज हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी में फिर 5 है। ठीक है, एक एक करके दोबारा से उठाते हैं। फर्स्ट लिक्विडिटी, सबसे पहले लिक्विडिटी की बात करते हैं। लिक्विडिटी में 2 रेशियोज आते हैं मेरे, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो, तीसरा नाम होता है क्विक रेशियो। ठीक है, तो ये 2 रेशियो, करंट रेशियो, दूसरा रेशियो होता है मेरा लिक्विड रेशियो, जिसका दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, और थर्ड नेम है मेरा क्विक रेशियो। ये 2 रेशियो आते हैं मेरे लिक्विडिटी रेशियो में। करंट रेशियोज कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, एंड लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करते हैं लिक्विड एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। आई बात समझ में? लिक्विड एसेट का दूसरा नाम होता है क्विक एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, बात आती है सर क्विक एसेट कैसे निकालते हैं? तो करंट एसेट में से अगर मैं इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स को लेस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? क्विक एसेट आ जाएगा। अगर मैं आइडल रेशियो की बात करता हूं तो करंट रेशियो के लिए है 2:1 और क्विक रेशियो के लिए है 1:1। आई बात समझ में? ये हमेशा प्योर रेशियो में कैलकुलेट होते हैं। आई बात समझ में? पहले 2 रेशियोज में किसी को कोई डाउट? आपके सामने है, आपके सामने सारे फॉर्मूलेज हैं, याद हम आज ही कर रहे हैं और क्वेश्चन हम आज ही कर रहे हैं। पूरा फोकस चाहिए मेरे को सामने। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे। उसके बाद हम चलते हैं सोल्वेंसी रेशियो पे। इसको मैंने दिया ए नाम, इसको दिया मैंने बी, इसको दिया मैंने सी, इसको दिया मैंने डी। तो ये हो गए मेरे ए पूरा। अब आते हैं हम बी सेक्शन पे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आनवी पक्का सिंपल समझ आया? सोल्वेंसी रेशियो का फर्स्ट रेशियो होता है मेरा डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, सोल्वेंसी रेशियो की सबसे खास बात पता है क्या है? नाम में ही फॉर्मूला है। डेट इक्विटी का मतलब हो गया डेट बाय इक्विटी। डेट बाय इक्विटी, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें पहला हेड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में क्या लेते हैं? शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आ जाता है आपके लिए मैं आपको बता देता हूं। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसको मैं लिख देता हूं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। कोई दिक्कत यहां तक? और डेट में क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पक्का? पहले 3 फॉर्मूलेज में कोई दिक्कत? सोल्वेंसी रेशियो का सेकंड रेशियो टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है जी, नाम मैंने बोला नाम में ही फॉर्मूला है, तो क्या बन जाएगा? टोटल एसेट बाय डेट। और डेट तो आपको पता है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। टोटल एसेट क्या आ जाता है मेरा? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, दोनों आ जाएगा। आई बात समझ में? यानी एसेट साइड का टोटल। थर्ड रेशियो की बात करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर होता है किसी भी बिजनेस का। और कंपनी के लिए ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले जब प्रोप्राइटरी की बात करेंगे तो आ जाएगा मेरा शेयर होल्डर फंड। आई बात समझ में? डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। आई बात समझ में? डन बेटा। तो पहले 5 फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम बताइए? प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड्स बाय अलायरा, कोई प्रॉब्लम? सिंपल। नेक्स्ट आता है मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR। इंटरेस्ट क्या है? मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस को कवर कौन करता है? प्रॉफिट। और हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता है PBIT या EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। यहां तक कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट 6 फॉर्मुलेज में कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताइए, टेक योर टाइम, 1 मिनट। फर्स्ट 6 फॉर्मुलेज को ले लो, देख लो कोई दिक्कत हो बताइए। फर्स्ट 6 में कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। लास्ट एंड सोल्वेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यू रेशियो ऐड हुआ है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। फिर फॉर्मूले को अगर बात करते हैं तो नाम में ही है डेट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आई बात समझ में? डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं हम? वो नेट वर्थ होता है। हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं। कैसे निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड? एसेट साइड से भी निकाल सकते हैं, लायबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हैं। बताइए। एसेट साइड से अगर बात करते हैं, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट को हम NCA प्लस CA माइनस CL भी लिख सकते हैं। ठीक है, CA माइनस CL क्या होता है मेरा? वर्किंग कैपिटल बन जाता है। तो NCA प्लस वर्किंग कैपिटल भी होता है। ये मेरे एसेट साइड से। ठीक है, एक के पास जवाब नहीं था। अगर लायबिलिटी की बात करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं होती इसमें, कंपनीज की। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में आ तो गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस
नॉन करंट लाइफ, ठीक है। आई बस समझ, शेयर होल्डर फंड्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। तो फर्स्ट 7 रेशियोज और 2 सेक्शन ए और बी में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे चलेंगे। टेक योर टाइम, 2 मिनट ले लो, चलेगा। डन है पीछे? फर्स्ट 7 फॉर्मूलेस याद? डन बेटा। चले आगे। पहले हम करेंगे सेक्शन सी, एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियो। ये 6 रेशियोज बड़े अच्छे रेशियोज हैं, याद करने का तरीका दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। इन 6 रेशियोज में सिमिलैरिटीज है, ठीक है। चले आगे। 6 रेशियोज को याद करने के लिए पहले 3 रेशियोज तो मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट रेशियोज इतर, सेकंड रेशियोज वही आवाज टर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो थर्ड रेशियो इज टप्टर, ठीक है। पहले 3 रेशियो क्या है मेरे? आईटीआर, टीआर एंड टीपीटीआर। आई का मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री किसका पार्ट है? मेरी कोरफो का पार्ट है। कोरफो क्या होता है मेरा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे मैं सीओजीएस भी बोलता हूं। तो फॉर्मूला है कोरफो न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय जॉन रेशियो पूछा है हमारा, आईटीआर पूछा है, तो एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब हो गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। आई बात समझ में? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? पहला जो असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है वो आईटीआर से रिलेटेड है, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड इज टर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं हमारे? बीआर प्लस डेटर्स, और डेटर्स हमारे कब आते हैं? जब हम लोग क्रेडिट सेल्स करते हैं, और हम कंपनीज के लिए सेल्स को क्या बोलते हैं? आरएफओ। आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्रेडिट आरएफओ न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और एवरेज आपको बताइए, अभी बताया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। थर्ड टप्टर मतलब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है? बीपी प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स मेरे कब आते हैं? जब मैंने क्रेडिट परचेज किया, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा नेट क्रेडिट परचेज। नेट का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। नेक्स्ट 3 फॉर्मुलेज में भी सिमिलैरिटीज है, और वो कौन कौन से हैं? वक्टर, ठीक है, फटर, ठीक है, और नटर, ठीक है। वक्टर का मतलब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इन तीनों फॉर्मूले में सिमिलैरिटीज है। न्यूमरेटर में आरएफओ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपैरिजन निकाल रहे हैं हम इनका, ठीक है। अब जो फॉर्मूला मांगा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मांगा है, तो आरएफओ बाय वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो मांगा है, तो डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। बट नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रीशिएट। और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट, एक ही बात है। और कैपिटल एम्प्लॉयड अभी निकालना सीखा है हमने। आई बात समझ में? पक्का? ये 6 के 6 रेशियोज हमारे टाइम्स में आएंगे। किस में आएंगे? टाइम्स में आएंगे। आई बात समझ में? पक्का? आ गया? तो मेरे 7 + 6 13 फॉर्मुलेज में कोई दिक्कत हमें याद हो गए? तो एक बार एक्टिविटी रेशियो यानी टर्नओवर रेशियो को याद कर लेते हैं। आईटीआर कोरफो डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। दूसरा टर क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। टप्टर मतलब नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। और नेक्स्ट 3 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में कॉमन क्या है? आरएफओ न्यूमरेटर में है, आरएफओ बाय वर्किंग कैपिटल, आरएफओ बाय नेट फिक्स्ड एसेट एंड आरएफओ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आई बात समझ में? और सारे फॉर्मुलेज निकलेंगे हमारे टाइम्स में, सारे रेशियो निकलेंगे हमारे टाइम्स में। आई बात समझे? 2 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम, जो भी है वही जैसे है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलिए आगे। चलिए अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़े टेक्निकल फॉर्मूलाज की बात, जो है मेरे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चलिए आगे बेटा, बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, यानी 4th सेक्शन की हमारे। इसमें हमारे 5 रेशियोज है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है मेरा जीपी रेशियो। जीपी तो सब जानते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। आई बात समझे? तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमेशा सेल्स पे ही आता है, तो पहला फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल निकल गया फिर से, जीपी बाय सेल्स यानी आरएफओ इनटू 100। आई बात समझ में? पक्का? अब जीपी होता क्या है? देखो 11 तक हमने पढ़ा था, जीपी होता है सेल्स माइनस कोग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और इसमें कंपनीज के लिए क्या बन जाएगा? आरएफओ माइनस कोरफो। एक ही बात है, यस और नो। अब बात आती है आरएफओ आपको मिल गया, तो कोरफो निकाले कैसे? तो हम कोग्स कैसे निकालते थे? एक ही बात है, कोग्स भी तो ऐसे निकालते थे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस बताओ नेट परचेजेस, डायरेक्ट बेटा डायरेक्ट, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस
ठीक है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही है हमारा कोरफो। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पक्का। बट एक तरीका और है आपको निकालने का। आपको याद है हमने पीएनएल बनाया, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जो एक्सपेंस लेते हैं उसमें हमने 7 एक्सपेंस लिए थे, याद है? सीपीसी, उसके बाद ईएफडीओ, याद है? सी से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पी से परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और वो सब चीजें, एंड सी से चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ, उसके बाद ई से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डी से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एफ से फाइनेंस कॉस्ट एंड ओ से अदर्स। अब कोरफो में हमें डायरेक्ट चाहिए तो कोरफो में हमारे पास आ जाता है सिर्फ सीपीसी, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डब्ल्यूआईपी एंड एसआईटी। ठीक है, ये तो क्या हो गया? इन्वेंट्री से रिलेटेड हो गया चीजें, हाँ है ना? ऊपर भी तो सारी इन्वेंट्री है, प्लस एक चीज हो रहा है, क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसमें भी ऐड कर दो डायरेक्ट एक्सपेंस। आई बात समझ? पक्का? चले आगे। सेकंड फॉर्मूला ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। इज ऑपरेटिंग रेशियो, इज ऑपरेटिंग रेशियो। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 5 फॉर्मूलेज हैं, 5 फॉर्मूलेज में से 4 हमारे प्रॉफिट पे है, एक ही रेशियो है जो कॉस्ट पे है, वो है ऑपरेटिंग रेशियो। यहां पे प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, यहां पे ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो पूछ रहा है कि सेल्स के कंपैरिजन में मेरी कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। ठीक है, आई बात समझ में? चले आगे। पक्का? डन। इस चारों पहले देखो, प्रॉफिटेबिलिटी के 5 में से पहले जो 4 रेशियो है उसमें भी सिमिलरिटी है, डिनोमिनेटर में आरएफओ ही है। ठीक है, फॉर्मूले बड़े इजी है अगर आप टेक्निकली दिमाग लगा के याद रखोगे तो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो हम चेक कर रहे हैं कि हमारे ऑपरेशन का खर्चा कितना है इन कंपैरिजन टू माय सेल्स। ठीक है, तो ऑपरेशन में क्या क्या खर्चे आते हैं? सबसे पहले तो मेरा कोरफो ही हो गया, कोरफो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस वाला सीन हो गया, आई बात समझ में? प्लस मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएंगे, साथ और भी जो बच गए, माइनस हो जाएंगी मेरी ऑपरेटिंग इनकम्स, डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। सिंपल सिंपल सी बात की हमने, कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से समझना कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं क्या क्या है, तो मैं आपको लिखवा देता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चलो, सीपीसी तो हमने कोरफो में ले लिया, बचे हुए एक्सपेंस यहां डाल देंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है, प्लस अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में क्या क्या आ जाता है मेरा? सारे ऑफिस एक्सपेंस आ जाएंगे, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, आई बात समझ में? ठीक है, प्लस मैंने अगर कोई डिस्काउंट ऑफर किया है तो वो भी आ जाएगा, प्लस अगर मेरे कोई बैड डेट्स हुए तो वो भी आ जाएंगे, प्लस ऑपरेशन। याद करो, 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और शॉर्ट टर्म्स होते हैं मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहां आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। तो एक तरीके से अगर मैं इन सबको बता दूं तो एक तरीके से मेरे फाइनेंस कॉस्ट ही हो गई, ये सब चीजें मिला के, तो ईएफडीओ ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में? और ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएंगे? आद्या जी नींद क्यों आ रही है? ठीक है, ट्रेड कमीशन रिसीव, कोई मुझे कमीशन रिसीव हुआ है तो वो आ जाएगा, प्लस मेरे को कोई कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इस टाइप की सारी इनकम्स आ जाएंगी मेरी ऑपरेटिंग इनकम। प्रॉब्लम खत्म? बताइए। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो क्या हो गया मेरा? कोरफो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। अगर मैं बात करता हूं सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ईएफडीओ, ईएफ क्या? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस में मेरे ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, उसके बाद मेरा डिस्काउंट आ गया, मेरा बैड डेट आ गया और मेरे इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स आ गए। आई बात समझ में? चलिए आगे। तो इस रेशियो में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। उसके बाद आ जाता है मेरा थर्ड रेशियो ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये प्रॉफिट है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते कैसे मैं आपको बता देता हूं। जीपी में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर दो और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दो, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। देखो यही बच्चा गलती करता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड होते हैं और यहां लेस होते हैं, उल्टा चलता है, बस ये याद आई बात समझ में? बताओ कोई दिक्कत? सिंपल। उसके बाद तो सब सिंपल है ही। उसके बाद आ जाता है मेरा फोर्थ नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो तो आप सब जानते हो, ठीक है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। नेट प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय आरएफओ इनटू 100। बस पैट तो आपको मिल ही जाता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा गया रेशियो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसे निकालते हैं एबिटा से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज मेरी नजरों में ये हो। समझ में? पक्का? तो एक बार पांचों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये रिवाइज कर ले। पहला जीपी रेशियो, जीपी बाय आरएफओ इनटू 100। दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कॉस्ट का रेशियो, मतलब
कोरफो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट हो गया मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। नेट प्रॉफिट मतलब पैट, पैट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। और आरओआई, आरओआई क्या हो गया मेरा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, डिविडेंड डिवाइडेड बाय। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। चक्का फटाफट 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, रिवाइज करेंगे सारे फॉर्मूलेस, क्वेश्चंस पे चल रहे हैं सीधा। जो भी हम रिवाइज कर रहे हैं, अगर आपसे क्या कहते हैं ये पीडीएफ आपको सॉफ्ट कॉपी में भी चाहिए, मिस भी हो जाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे वहां भी आप सॉफ्ट कॉपी में भी रखना चाहें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में निकलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ये परसेंटेज में निकलते हैं। करें स्टार्ट? चलिए आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियो। इसमें पहला रेशियो निकालने के लिए बोला है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर में वो भी आप बता दो। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। लिक्विड रेशियो होता है मेरा क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, फुल लिखेंगे आप। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इस रेशियोज के लिए हमारे पास। क्या हमारे पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है? चेक कर लेते हैं। कह रहा है इन्वेंटरी इन द बिगिनिंग यानी ओपनिंग इन्वेंटरी, इन्वेंटरी एट द एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में दे रखा है मुझे बैलेंस इन पीएनएल 1,40,000। तो बताएं कैसे निकालेंगे लिक्विड रेशियो? कैसे निकालेंगे? लिक्विड एसेट कहां दे रखे हैं हमारे पास? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास? 40,000। और मेरे पास करंट लायबिलिटी में क्या है? कितनी हो गई? 2 लाख। क्या मेरे पास लिक्विड एसेट में 260 है बेटा? क्या मेरे पास लिक्विड एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा कुछ नहीं गिवन? ट्रेड रिसीवेबल्स भी है क्या? इसके अलावा भी कुछ है? पक्का? गुड। तो मेरे पास लिक्विड क्विक एसेट में गिवन है मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं मेरे पास? 1 लाख। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं? तो कितना हो गया मेरा क्विक एसेट? 140 हो गया। चलो जी, उसके बाद करंट लायबिलिटी में मेरे पास क्या गिवन है? ट्रेड पेबल्स। बेटा अलग से दे रखी है ना, हम तो वैसे भी ले रहे हैं। करंट एसेट दे रखा होता तो मुझे माइनस करनी पड़ती इन्वेंट्री, वो मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करता। पर यहां तो मैं बना रहा हूं ना, तो मैं सिर्फ वही आइटम पिक कर रहा हूं जो मुझे चाहिए। करंट लायबिलिटी में मेरे पास ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटी गिवन है। कितना है? 1,90,000 प्लस 70,000, तो कितना हो गया? 2,60,000। तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा? 1,40,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000। कितना आ रहा है? 0.53। जनरली जब ऐसे नंबर आते हैं तो आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक ले सकते हो। मैं 38 ले रहा हूं, ठीक है। तो पहला रेशियो हो गया मेरा 0.538:1। कोई दिक्कत? सेकंड मांगा है मेरे से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अभी हमने निकाला, क्या होता है? कोरफो डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री आपको पता ही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, और अपने को दोनों दे रखी है 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 55 हो जाएगी। तो एवरेज इन्वेंट्री तो हमने निकाल दी। चलो मैं दिखा देता हूं आपको। एवरेज इन्वेंट्री आपको पूरा निकाल के दिखाना होता है, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 55,000। अब कोरफो में मेरे पास क्या गिवन है बताओ? आरएफओ माइनस जीपी। तो कोरफो निकल आएगा। कोरफो क्या हो गया मेरा? आरएफओ माइनस जीपी। और आरएफओ कितना है मेरे पास? 4 लाख। और जीपी कितना है मेरे पास? 1,94,000। तो कितना आ रहा है? 2,06,000। बस ये लो मेरा निकल गया 2,06,000 डिवाइडेड बाय 55,000। और मैंने अभी आपको बताया था टाइम्स में आएगा तो 3.745 टाइम्स। चले जी, नेक्स्ट रेशियो मांगा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वही होता है एबिटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां पे बात करते हैं नेट प्रॉफिट, हमें सीधा 1,40,000 दे रखा है और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं वही नेट प्रॉफिट उठा लूंगा सीधा 1,40,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। बट बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग तो मैं सिर्फ लायबिलिटी साइड से निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है और शेयर कैपिटल गिवन है। तो मेरे लिए रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 1,40,000 हो जाएगा, प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर कैपिटल कितनी है? 2 लाख। तो मेरा हो जाएगा 3,40,000। तो क्या रेशियो आ रहा है? इनटू 100 क्या आ रहा है भाई? 41.18%। राउंड ऑफ करा मैंने। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द रेशियोज। पहला मांगा है उसने ऑपरेटिंग रेशियो, तो पहले ऑपरेटिंग रेशियो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है आपको अभी बताया मैंने? कोरफो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। यस और नो? ठीक है। और अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है ढूंढते हैं, क्या इनमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकलती है, आइए। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 120% ऑफ कैश रिवेन्यू यानी 12 लाख हो जाएगा। तो कैश प्लस क्रेडिट मिला के टोटल आरएफओ आ जाता है, तो टोटल आरएफओ मेरा बन गया 22 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं
10% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 2,20,000 हो जाएंगे मेरे। जीपी का रेट दे रखा है 40%, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, शेयर कैपिटल है, नॉन करंट एसेट है। ठीक है, तो चलिए कोरफो कैसे निकालते हैं बता दो प्लीज। देखो कोरफो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आरएफओ माइनस जीपी, यही होता है। जीपी का मुझे रेट दे रखा है, आरएफओ मैंने अभी निकाल ही लिया। कैसे निकाला, कैश प्लस क्रेडिट आरएफओ। कैश मुझे दे रखा है 10 लाख, क्रेडिट हो जाएगा 120% मतलब 12 लाख, तो टोटल हो गया 22 लाख। जीपी है 40%, तो जीपी हमें रेशियो पता ही है, जीपी रेशियो क्या होता है, जीपी बाय आरएफओ इंटू 100, तो मैं सीधा आरएफओ इंटू 40% कर दूंगा तो मेरा जीपी आ जाएगा। तो 22 लाख इंटू में 40 कितना होएगा बताना प्लीज, 8,80,000 प्लस में और कुछ करना है, ये तो अच्छा ये तो आ गया मेरा क्या जीपी, तो कोरफो क्या आएगा, आरएफओ माइनस जीपी दैट इज 22 लाख माइनस 8,80,000 जो कि आ रहा है मेरा 13,20,000। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम, चलो जी कोरफो आ गया मेरे पास। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं कुछ, डायरेक्ट दे रखे 10% ऑफ आरएफओ 2,20,000 हो जाएगा। क्या ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है कुछ, तो वो जीरो हो जाएंगी। तो मेरा 13,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएंगे 2,20,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 22 लाख इंटू 100 क्या आ रहा है रेशियो बताना, 15 लाख। तो ये तो हो गया ना, सीधा था ये तो 50% आ रहा है शायद, 70% आ रहा है शायद, है ना, 60 प्लस 10 70 होगा, सीधा सीधा 70%। नहीं आया समझ, नहीं आया, हाँ भाई अलायरा आद्या पक्का। सेकंड रेशियो इसने मांगा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दोबारा से निकाल देते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो आपको पता ही होगा क्या होता है, कोरफो बाय एवरेज इन्वेंट्री, यस और नो। कोरफो अभी हमने निकाला कितना, कोरफो 13,20,000 था, वो जीपी था 8,80,000। एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग दे रखी है 1,50,000, क्लोजिंग दे रखी है 20,000 मोर देन ओपनिंग, तो 170, तो एवरेज हो जाएगा 160, 1,60,000। तो बताओ कितना आ रहा है आईटीआर, कितने टाइम्स आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, अरे भाई बता दो, 160 तो है, अरे कितने टाइम्स आएगा डिवाइड करके बता दो ना। नहीं बेटा 7 टाइम्स में तो 8 पॉइंट समथिंग होगा, 8.25 टाइम्स। 132 है भाई, 10 कैसे हो सकता है, 8.25। ठीक है, थर्ड रेशियो इसने हमसे क्या मांगा है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, अभी आपको बताया था, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, यस और नो, हाँ या ना। तो बताओ फिर शेयर होल्डर फंड कितने हैं हमारे पास, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है। शेयर कैपिटल दे रखी है और रिजर्व एंड सरप्लस कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो शेयर कैपिटल हो जाएगी, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स में क्या क्या दे रखा है, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट दोनों ही दे रखे हैं। तो 6 लाख दे रखी है मुझे शेयर कैपिटल, करंट एसेट दे रखी है मुझे 3 लाख और नॉन करंट एसेट 5 लाख, तो टोटल 8 लाख। तो बताओ कितना आ रहा है, 6/8 यानी 3/4 यानी 75% हो रहा है, यस और नो। नहीं समझ आया, क्या आएगा बताना। रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो है तो परसेंटेज में निकालेंगे या प्योर रेशियो में भी निकाल सकते हो, 0.75:1 नहीं होगा, यही तो होगा। बताइए अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, जो अभी किया उससे रिलेटेड ही है। थर्ड क्वेश्चन आप सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं, अभी करेंगे आप, ठीक है। मैं करा रहा हूं सीधा आपको, मैं आपको करा रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन, आप फोर्थ क्वेश्चन पे आगे, मैं फोर्थ कर रहा हूं आपके साथ। चलिए आगे, हाँ या ना। कह रहा है आपको रेशियो निकालना है, डेट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और आरओआई। इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम उठा ही लेते हैं ना अपना डेट इक्विटी रेशियो, डेट बाय इक्विटी, ठीक है। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। शेयर कैपिटल दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है, ठीक है। डिबेंचर्स दे रखे हैं, ट्रेड पेबल दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखे हैं, फर्नीचर दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, कैश दे रखा है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखा है और टैक्स रेट भी दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं डेट की बात करता हूं तो मेरे क्या है डेट बता सकते हो आप, 4 लाख रुपीस के 12% डिबेंचर, लॉन्ग टर्म डेट में तो यही होगा और कुछ तो है नहीं, तो मेरे हो गए लॉन्ग टर्म डेट में दे रखा है 12% डिबेंचर्स जो कि है 4 लाख रुपीस का। और शेयर होल्डर फंड्स में क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर्स भी दे रखे हैं, जनरल रिजर्व भी दे रखा है और पीएनएल भी दे रखा है, तो तीनों चीजें ले लेंगे, ठीक है। तो 13 लाख हो जाएगा, मतलब शेयर होल्डर फंड्स में मेरे पास आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और मेरे को दे रखा है इसमें 9 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख, दैट इज 13 लाख। ये लो जी, आपका बन गया 4 लाख डिवाइड बाय 13 लाख, क्या आएगा बता सकते हो, 0.3 आ रहा है, 0.307:1। चले नेक्स्ट रेशियो मांगा है उसने, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये मेरा ए था। बी मांगा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्या होता है आपको बताइए, आरएफओ बाय डब्ल्यूसी। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो हमारे पास करंट एसेट की इन्फॉर्मेशन भी है, करंट लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन भी दे ही रखी है, निकल ही जाएगा। चलो करें, स्टार्ट करें। और आरएफओ तो हमें डायरेक्ट दे रखा है शायद, हाँ आरएफओ डायरेक्ट दे रखा है 30 लाख रुपीस, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट में मेरे पास क्या क्या गिवन है यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश, ठीक है। कितना कितना है ट्रेड रिसीवेबल, 2,90,000 और कैश 1,10,000, तो टोटल कितना हो गया 4 लाख, ठीक है। और आरएफओ कितना गिवन है
30 लाख, यस और नो? अच्छा अभी तो करंट लायबिलिटी भी तो निकालनी है। करंट लायबिलिटी कितनी है? ट्रेड पेबल्स 3 लाख, 3 लाख। और कुछ भी है तो बस, तो मेरा वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है? 1 लाख रुपीज आ रहा है, 1 लाख रुपीज आ गया। तो बेटा RFO मेरा है ऑलरेडी 30 लाख रुपीज, ठीक है? तो इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया 30 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितने टाइम्स हो गया? 30 टाइम्स हो गया, ठीक है? और लास्ट फिर से इसने मुझसे मांगा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ROI के लिए हमारे पास टैक्स रेट भी गिवन है, RFO भी गिवन है और प्रॉफिट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। और बताओ, अब यहां पे आता है सबसे बड़ा गेम, जो पॉइंट जिसके लिए क्वेश्चन डाला गया है। देखो हमें ये तो पता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन है तो मैं हटा देता हूं एक बार, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है इनटू 100, यही होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप निकाल लोगे, इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है? 17 लाख सीधा सीधा दिख रहा है मुझे। मेरे को बात आती है PBIT निकालने की, PBIT, ठीक है? यहां तक बताओ। और हमें टैक्स रेट गिवन है खाली, इसके बेसिस पे ही हमें निकालना पड़ेगा। टैक्स रेट है कितना मेरा? 50%। तो मैं लेट कर देता हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बी एक्स। आई बात समझ में? यहां तक बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो? क्योंकि अब आप ध्यान से सुनना प्लीज, मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है ऑलरेडी। आप देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है मुझे या आफ्टर गिवन है? मुझे पैट गिवन है, ठीक है? पैट कितना है? कितना गिवन है? 3 लाख है। और मैंने PBT को क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया। तो PBIT क्या हो जाएगा? PBIT क्या हो जाएगा? PBT माइनस टैक्स, यही होगा। क्या मैंने सही लिखा? PBIT इज इक्वल टू PBT माइनस टैक्स। इसमें देखो, याद करो, देखो PBIT में से इंटरेस्ट लेस कर दूंगा तो क्या आता है? PBT। इसमें से टैक्स लेस कर दूंगा तो क्या आता है? पैट। तो मेरे पास गिवन क्या है? पैट गिवन है और टैक्स रेट गिवन है। मैंने लेट एक्स किसको किया? PBT को किया, ठीक है? अगर मैं ऐसे लिख दूं, पैट इक्वल टू PBT माइनस टैक्स, तो सही है बात है? ये तो सही है, हाँ या ना? ये मुझे पता है ऑलरेडी कितना है, यस और नो? ये मैंने एक्स लेट कर लिया तो मैं टैक्स तो PBT पे निकालता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 0.5x नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 3 लाख इक्वल टू 0.5x, एक ही बात है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.5, दैट इज 6 लाख रुपीज। और मेरा 6 लाख क्या आ गया? PBT आ गया, यही मेरा PBT है, यस और नो? इंटरेस्ट मुझे ऑलरेडी पता ही है क्या है, 12% डिबेंचर का दे रखा है रेट, 4 लाख के हैं तो उस पर 12% निकालेंगे, तो 12% डिबेंचर मैंने कितने के हैं? 4 लाख रुपीज के हैं। तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा मेरा? 4 लाख इंटू में 12%, दैट इज 48,000 आ गया। तो मेरा PBIT क्या हो गया? 6 लाख प्लस 48,000, 6 लाख 48,000, ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम सबको पता है क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी 13 लाख, तो हमने ऊपर शेयर होल्डर फंड ले लिया था, प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी मेरी 4 लाख रुपीस की है, तो मैंने क्या ले लिया? 17 लाख। तो ROI क्या आ गया मेरा? बताओ, 6,48,000 डिवाइडेड बाय 17 लाख, कितने परसेंट आ रहा है बता दो? 0.38 इंटू 100, मतलब परसेंटेज में आता है तो 38.11%, ये आ रहा है मेरा ROI, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? डन, पक्का? एक टाइप का क्वेश्चन मैं अभी और कराना चाहता हूं जो एग्जाम में 1 और 2 मार्क में पूछा गया, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। आइए 6 देखते हैं, रीड करूं 6? चलेगा? कैसे करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये भी समझा देता हूं। चलेगा बच्चे? चलो, कह रहे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 0.3/1, यानी 0.3:1, ठीक है? स्टेट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव, डिक्लाइन और नो चेंज टू द डेट। हाँ, क्या क्या है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल ऑफ इक्विपमेंट्स। हमने कुछ इक्विपमेंट्स की सेल करी जिसकी कॉस्टिंग थी 10 लाख रुपीज, उसको 9 लाख रुपीज में बेचा है, ठीक है? आइए समझ में? पक्का? देखो, मेरा एक इक्विपमेंट, मान लो एक एसेट था जिसकी वैल्यू बैलेंस शीट में 10 लाख रुपीज की थी, उसको मैंने 9 लाख रुपीज में बेच दिया। क्या होगा बताओ? मेरा रेशियो इंप्रूव होगा, डिक्लाइन होगा या चेंज नहीं होगा? देखो ध्यान से समझो, इसको ऐसे लेट कर लें कि मेरा जो डेट था वो 3 लाख रुपीस का था और कैपिटल एम्प्लॉयड है मान लो 10 लाख रुपीस की, एक ही बात है, तब भी 3.3:1 ही आएगा। आप अपने फिगर्स अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, मेरे पास जो नंबर अकॉर्डिंगली था मैंने उसके अकॉर्डिंग एक बार के लिए अज्यूम करा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला होगा बताओ? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला होगा, मान लो एसेट साइड से निकाला है, एक एसेट, फिक्स्ड एसेट। ध्यान से सुनना, कैपिटल एम्प्लॉयड में हम टोटल एसेट लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? एसेट साइड से अगर निकालना है मुझे तो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट क्या होता है? करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। अब ध्यान से सोचना, जो नॉन करंट एसेट मेरा 10 लाख रुपीस का था वो चला गया और कैश आ गया, और करंट एसेट 9 लाख से इंक्रीज हो गया
और नॉन करंट एसेट 10 लाख से डिक्रीज हो गया, यस और नो? तो इसका मतलब मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड भी 1 लाख रुपीज से डिक्रीज हुआ होगा, है ना? तो इसका मतलब मेरा डेट सेम है, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड जो 10 लाख था वो अब 9 लाख हो गया होगा, 9 लाख हो गया होगा। तो मेरा अब रेशियो क्या हो गया? 0.33:1 हो गया। पहले जो क्या था 0.3:1, अब क्या हो गया 0.33:1। तो इंप्रूव हुआ या डिक्रीज हुआ? इंप्रूव। तो फर्स्ट हो गया मेरा इंप्रूव। समझ आया? ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? चलो नेक्स्ट बताओ। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपीस के क्रेडिट पे और 15 मंथ्स का क्रेडिट है, अज्यूमिंग ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स की है। तो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स की है, तो मेरा मतलब ये करंट वही रहा होगा। बताओ क्या करें, कैसे? देखो ध्यान से सुनो, वही सेम एग्जांपल ले लेता हूं, वही एग्जांपल ले लिया। डेट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। गुड्स, ध्यान से सुनना, गुड्स मेरा स्टॉक है, स्टॉक आया यानी करंट एसेट इंक्रीज हुआ, पर क्रेडिट पे तो सेम अमाउंट से मेरे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए। कैपिटल एम्प्लॉयड में तो कोई चेंज नहीं आया। जब कैपिटल एम्प्लॉयड में चेंज नहीं आया तो रेशियो में कैसे कोई चेंज आएगा? नो चेंज। दिमाग चला के होते हैं रेशियोज। थर्ड, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, जो मेरा लॉन्ग टर्म डेट था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में। बताओ, फिर बिना सोचे समझे बोल दिया। डेट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है? मेरा जो डिबेंचर थे, ठीक है, जो मेरे डेट में इंक्लूड थे, उसको मैंने कैपिटल में चेंज कर दिया। तो मतलब मेरा 3 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए के डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट से चले गए और कैपिटल एम्प्लॉयड में वो ऐड हो गए होंगे। कि आप सोचो शेयर होल्डर फंड्स आता है वहां पे, है ना? देखो शेयर होल्डर फंड्स में प्लस हो गया होगा 2 लाख, है ना? प्लस नॉन करंट लायबिलिटी भी आता है कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो वहां से लेस हो गया होगा। तो नीचे तो कोई चेंज नहीं आया, बट ऊपर चेंज आया, तो रेशियो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अब क्या हो गया रेशियो? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, क्या हो गया? 1:1। क्या हो गया? डिक्लाइन। समझ आया? नेक्स्ट, टैक्स रिफंड ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। बताओ क्या होगा? टैक्स रिफंड आया मुझ पर 50,000 रुपीज का, है? डिक्रीज कैसे होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश में ऐड हो जाएगा वो। आई बात समझ में? तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख ओरिजिनल था, अब हो जाएगा 3 लाख। 50,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड हो जाएगा, तो 10 लाख 50,000, तो मेरा डिक्लाइन हो जाएगा। आई बात समझ में? बताइए आप सबको समझ आया? गोपाल जी समझ आया? सवर, अर्नब, पक्का? सोच लो, नहीं आया तो बता दो। डन। एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं मैं अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। करें स्टार्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, चले? हाँ या ना? कह रहे हैं, ए कंपनी हैज ए लोन 30 लाख रुपीज का एज ए पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, इंटरेस्ट रेट है 12%, इंटरेस्ट रेट 12%। आरओआई है कंपनी का 25%। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% दे रखा है सीधा सीधा। इनकम टैक्स का रेट है 40%। कह रहे व्हाट इज द गेन टू शेयर होल्डर ड्यू टू द लोन रेज्ड बाय कंपनी। कंपनी को लोन रेज करने से, इस 30 लाख रुपए लोन लेने से क्या बेनिफिट हुआ, क्या गेन हुआ, वो निकाल के बता, है ना? चलिए करें स्टार्ट। देखो हम सबको पता है आरओआई होता क्या है। आरओआई क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड नेट गेन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यही होता है मेरा आरओआई। यहां तक बताओ यस और नो। और इसने बोला हुआ है कंपनी हैज ए लोन ऑफ 30 लाख एज ए पार्ट ऑफ हिज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं मान लेता हूं मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख रुपीस ही है, तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गई 30 लाख रुपीस, और आरओआई 25% दे रखा है, तो पीबीआईटी निकल के आ जाएगा यहां से। तो 25 इक्वल टू पीबीआईटी डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100। यस और नो? तो पीबीआईटी कितना आ रहा है मेरा? ठीक है, आई बात समझो। तो कितना आगे? 7,50,000 आ रहा है। अरे सीधी सीधी बात है यार, तुम लोग ध्यान से समझो। 30 लाख का सीधा 25% निकालोगे तो भी एक ही बात है, 7.5 लाख ही तो आएगा। तो मेरा पीबीआईटी क्या आ गया? 7,50,000 आ गया। यस और नो? अब इंटरेस्ट निकालें, टोटल इंटरेस्ट होता कितना है? इंटरेस्ट है 12% ऑफ 30 लाख रुपीस। यस और नो? तो कितना हो रहा है? 3,60,000। यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? अब ध्यान से समझना प्लीज जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मैं पीबीआईटी में से, पीबीआईटी कितना है मेरा? 7,50,000, इंटरेस्ट लेस कर देता हूं जो कि कितना है? 3,60,000, तो मेरा पीबीटी कितना आ जाता है? बताना प्लीज। 3,90,000 आ जाएगा। यस और नो? अगर मैं इसमें टैक्स लेस करता हूं एट द रेट 40%, तो कितना होता है? 1,56,000। यस और नो? तो मेरा पैट कितना आता है? 2,34,000 आता है। यही आता है। यस और नो? ठीक है, तो यही उसने मांगा है कि नेट गेन टू शेयर होल्डर्स कितना है। नेट गेन ही तो है ये, नेट गेन टू शेयर होल्डर्स।
दैट इज 2,34,000। यस और नो? पक्का? तो आउट ऑफ 15 में से 6 या 7 क्वेश्चन जो हमने अभी कर लिए हैं, बाकी आप करेंगे।